क्या हाल है साथियों, मैं विकास तोमर आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग स्वागत करता हूं। 7 जुलाई का करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सारे नोटिफिकेशन, सारे कंटेंट के जो भी मैं डाउट डिस्कशन वाले वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप लोग को देता हूँ। तो ये वाला फ्री में बिल्कुल चैनल है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। पेड ग्रुप की भी जानकारी आप लोग को मिलती रहती है। यूपीएससी यूपीपीएससी 2022 का मेंस और यूपीपीएससी और यूपीएससी इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स का मेंस का कोर्स जो है, मतलब यूपीएससी और यूपीपीएससी का अलग अलग होगा, ठीक, लेकिन मेंस तक चलेगा। वो आपका 2023 वाला वो भी जो है हमारा चालू है। इसके अलावा डेली आंसर राइटिंग, करंट अफेयर का मॉड्यूल और सिर्फ डाउट डिस्कशन वाला भी पेड ग्रुप है। तो आप लोग को कोई भी जानकारी लेनी तो 9650347272 पे हमसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगला जो हमारे 10 आज के जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में आ सकते हैं, यूपीएससी यूपीपीएससी बीपीएससी और 10 स्टेट पीसी एग्जामिनेशन में, वो हैं ये सारे, जिनको अब हम लोग देखेंगे विस्तार से। आज बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये वाला टॉपिक जो है आपको कई लोग पढ़ाने वाले मिल जाएंगे, लेकिन जो जिस हिसाब से हम लोग आसानी से समझते हैं वो चीज़ नहीं मिल पाएंगी। बड़े अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। क्रिटिकल मिनरल, इसको मैंने कल पढ़ाया भी था थोड़ा सा, लेकिन इसको और चीज़ समझेंगे इसमें। कराकल पक, ये जो कौन सी जगह है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ठीक है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की वार्ता 8 साल के बाद फिर से चालू हुई है। पहले राउंड की बैठक जो है खत्म हो चुकी है। अगला राउंड जो है सितंबर में चालू होगा ब्रुसेल्स में। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने ये चीज़ बताई है, ठीक। यूरोपियन यूनियन, अगर आप वैसे देखो कंट्री वाइज, तो इंडिया और यूएसए का सबसे ज़्यादा ट्रेड व्यापार होता है हमारा, ठीक। और हम यूएसए को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं, यानी कि ट्रेड सरप्लस है, ट्रेड व्यापार अधिशेष है, ठीक। वैसे ही यूरोपियन यूनियन, अगर पूरा ब्लॉक आप ले लो, तो सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया का ट्रेडिंग पार्टनर जो है वो यूरोपियन यूनियन है। और यूरोपियन यूनियन में भी हम ट्रेड सरप्लस हैं, ट्रेड मतलब व्यापार अधिशेष है, क्योंकि वहां पर निर्यात ज़्यादा करते हैं, आयात कम करते हैं। यूरोपियन यूनियन में 27 नेशंस हैं, और जो वार्ता अभी चल रही है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे, उस पे कौन से जो है प्रपोजल हैं, कौन कौन सी जगहों पर, कौन कौन से क्षेत्रों में आपका व्यापार हो गया, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट यानी निवेश, और ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, ठीक। और हमारा जो ट्रेड है वो 116.36 बिलियन डॉलर्स का है 2021-22 में। ये चीज़ कुछ याद रखिएगा। वी हैव ट्रेड सरप्लस विद यूरोपियन यूनियन। कंट्री वाइज सेकंड नंबर पे कौन है, कोई बता सकता है? कमेंट जरूर करें। अगला टॉपिक है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो। कई बार मैं बता चुका हूं, जब कोल्ड वॉर चल रहा था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2, ठीक, तो कोल्ड वॉर था, एक तरफ था यूएसए, ठीक, जो कि कैपिटलिस्ट जो है विचारधारा पे था, कैपिटलिस्ट यानी पूंजीवाद, और दूसरी तरफ था यूएसएसआर, ठीक है, जो जिसका जो है 1992 में विघटन हो गया था, डिसइंटीग्रेशन हो गया था, बचा बहुत सारे जो है कंट्रीज अलग अलग हो गए थे। यूक्रेन भी अलग हो गया था, रशिया सबसे बड़ा पोर्शन है, तो उसका जानते हो। यूएसएसआर जो है वो आपका साम्यवादी यानी कि कम्युनिज्म पे जो है आपका विचारधारा का था। दोनों के बीच में डायरेक्टली कोई वॉर नहीं होती थी, इसीलिए इसको शीत युद्ध या फिर कोल्ड वॉर कहते थे। और दोनों लोगों ने ही अपने मिलिट्री ब्लॉक्स बना रखे थे, ठीक। नाटो बनाया था यूएसए ने और वेस्टर्न कंट्रीज ने, जिसका फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी अटलांटिक जो महासागर है उसके उत्तरी क्षेत्र में जो दोनों साइड में जो कंट्रीज हैं, उनका एक ब्लॉक था, मिलिट्री ब्लॉक था। एक पे भी अटैक करो तो सब जुट के आपके ऊपर अटैक करते हैं, कि वो वाली जो है बात थी। और वहीं यूएसएसआर का था वार्सा पैक्ट, ठीक, जिसके अंतर्गत वो भी एक मिलिट्री ब्लॉक था। खैर, यूएसएसआर का विघटन हो गया 1982 में, और उसके बाद से ये सारी चीजें खत्म हो गई। रशिया अकेला जो है उसका रह गया सबसे बड़ा प्रवक्ता, और कई सारे कंट्रीज जो अलग हुए यूएसएसआर से विघटित होने के बाद, डिसइंटीग्रेट होने वाला। तो नाटो ने क्या कहा, नाटो ने क्या कर रहा है, लगातार उन कंट्रीज को भी अपने मेंबरशिप देने की मतलब कोशिश कर रहा है, कि भैया रशिया से बचो, मेरे साथ जुड़ो, ठीक। तो ये चीजें हो रही हैं, और रशिया ये काम कर भी रहा है। जैसे यूक्रेन के ऊपर अभी वॉर हो गई, तो क्या हो रहा है कि बाकी और लोग जो थे, वो लोग जो नहीं भी जुड़ रहे थे कई सालों से, वर्ल्ड वॉर 2 से तटस्थ थे, मतलब उनकी एक विदेश नीति थी, यानी कि न्यूट्रल विदेश फॉरेन पॉलिसी थी। जैसे आपका फिनलैंड हो गया, स्वीडन हो गया, अब उनको भी लग रहा है कि हम तो रशिया से बॉर्डर बनाते हैं, रशिया अगर इनके ऊपर कर रहा है, कल को हमारे ऊपर भी कर सकता है, तो हम एक बड़े ब्लॉक से जुड़ जाए, नाटो जैसे, ताकि हम अपनी सुरक्षा सुनिश्चित कर सके। क्योंकि रशिया चाहे, देखो, कुछ भी हो, कितने भी आर्थिक सैंक्शन लगा लो, लेकिन डिफेंस मिलिट्री में रशिया बहुत ताकतवर है।
ऐसा मत समझिए कि रशिया के पास ताकत नहीं है और उसके पास अपने भाई ये सब चीज़ें चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, जो देश एक इंजन है उसको चलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? ऑयल, नेचुरल गैस, ये सब है उसके पास। तो खनिज की भी कमी नहीं है, ठीक, खाना वाना सब उसके पास है, बहुत कुछ है, ठीक है। तो इसलिए सब लोग को दिक्कत हो रही है। अब यहाँ पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन जो है आपका, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, 30 मेंबर इसमें ऑलरेडी हैं जो कि सिक्योरिटी के लिए आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और अभी जो है जून में एक रीजनल जो पूरा ब्लॉक है उसकी मीटिंग हुई स्पेन मैड्रिड में 29 से 30 तक, ठीक। और रशिया, देखिए नाटो की अगर बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे थोड़ा सा नाटो कमज़ोर हुआ और उसके बाद जो बिडेन ने जब अफगानिस्तान से अपनी जो है फोर्सेस खींच ली तो और कमज़ोरी आ गई, क्योंकि लोग नाटो मिशन से उन्होंने पूछा ही नहीं कुछ भी। उन्होंने एक तरफा जो है डिसीजन ले लिया, अफगानिस्तान से अपनी जो है मतलब ट्रूप्स उठा लिए। तो नाटो का देखो जो रिसेंटली क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए जिसमें जिससे पता चलता है कि नाटो काफ़ी स्ट्रेंथन हो गया है, मजबूत हो गया है। वो ये है कि यूएसए को अगर आप छोड़ भी दो तो बाकी जो एलाइज हैं नाटो के अंतर्गत 29 जो और एलाइज हैं वो सब भी फंडिंग कर रहे हैं नाटो में, ताकि उनका डिफेंस इन्वेस्टमेंट बढ़े और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और ये तब से हुआ जब से रशिया ने इससे पहले यूक्रेन का ही हिस्सा था क्रीमिया, उसका जो है वो जबरदस्ती एक्विजिशन कर लिया था, अधिग्रहण कर लिया था। तब से $130 बिलियन 2014-19 में बाकी लोग ने दिया यूएसए को छोड़ के। दूसरा ये है कि फिनलैंड, स्वीडन, अब इनको खतरा लग रहा है रशिया से, तो ये लोग भी अब जुड़ रहे हैं नाटो से, जो कि कई वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम से तटस्थता की जो है विदेश नीति अपना रहे थे, न्यूट्रल थे, लेकिन अब वो भी जुड़ रहे हैं। तो नाटो मजबूत हो रहा है ये देखा जाए तो, ठीक। अगला टॉपिक है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आज का, 4 स्टेप फॉर्मूला फॉर कश्मीर एंड रेजोल्यूशन, ठीक। 4 स्टेप फॉर्मूला फॉर कश्मीर रेजोल्यूशन। देखो वैसे तो सत्येंद्र लांबा जी का निधन हो गया, जो कि ये डिप्लोमेट थे, इंडियन फॉरेन सर्विसेज में थे, इन्होंने काफ़ी टाइम काम किया पाकिस्तान में और वहाँ पर रहते हुए जब ये मनमोहन सिंह के जो है आपका डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनके स्पेशल एनवॉय भी थे। और इन्होंने जनरल परवेज मुशर्रफ से मिलकर और मनमोहन जी के साथ में मिलकर एक जो है एक रेजोल्यूशन की तरफ मोड़ दिया था इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते को कश्मीर मुद्दे पे, ठीक। उसका नाम था 4 पॉइंट फार्मूला, ठीक। ये जनरल परवेज मुशर्रफ ने दिया था, ठीक है। और इस फॉर्मूले में क्या था पहले आपको बता देता हूँ। हालांकि ये कभी भी फ्रुक्टिफाई नहीं हो पाया, क्योंकि जब भी कुछ इस तरीके की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अमन चैन की बात होने लगती है, टेररिस्ट महोदय आते हैं और कुछ बम ब्लास्ट कर देते हैं। वैसे ही कुछ हुआ 26/11/2008 के मुंबई टेररिस्ट अटैक के द्वारा। तो ये कभी भी वाला 4 पॉइंट फार्मूला कभी धरातल पे आ ही नहीं पाया, ठीक। कहता क्या है ये कहता है कि हम जो भी मिलिट्री वहां पे है इंडिया पाकिस्तान की, ठीक, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में और कश्मीर जो हमारा है, आज़ाद कश्मीर पाकिस्तान बोलता है वैसे तो, पूरा कश्मीर वैसे हमारा है, तो वहां से इंडिया मिलिट्री हटाओ, पाकिस्तान अपनी मिलिट्री हटाओ, ठीक। डीमिलिटराइजेशन और फेज्ड विड्रॉल ऑफ ट्रूप्स होना चाहिए। इसके बाद उन्होंने कहा जो बॉर्डर्स हैं कश्मीर की उनको वैसे ही रहने दो, लेकिन कश्मीरी आराम से, जैसे इंडिया से नेपाल में हम लोग आ जा सकते हैं ना आराम से, वैसे ही जो है कश्मीरी पाकिस्तान में से जब इंडिया आना चाहे तो आ जाए, इंडिया से जब पाकिस्तान जाना चाहे तो चला जाए, उसको ये फ्रीडम होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट था कि भैया ठीक है स्वतंत्रता मत दो कश्मीरियों को, लेकिन वहां पर एक स्वशासन वाली जो है सरकार बनवाओ, सेल्फ गवर्न करें कश्मीरी अपने कश्मीरी भाइयों बहनों को, ऐसा तीसरा पॉइंट था। चौथा पॉइंट था कि एक ज्वाइंट सुपरविजन होना चाहिए, यानी कि संयुक्त रूप से पर्यवेक्षण होना चाहिए, जिसमें भारत, पाकिस्तान और कश्मीर तीनों लोग इन्वॉल्व हों और तीनों लोग ज्वाइंट सुपरविजन कर सकें जम्मू एंड कश्मीर का। ये 4 पॉइंट फॉर्मूला था जो कि धरातल पे नहीं आया। 26/11 का अटैक हो गया और फिर हमारे रिश्ते और कड़वाहट में बदल गए। ये हमेशा ही होता है, ठीक, क्योंकि जो लोग हैं जिनकी रोटियां चल रही हैं भारत पाकिस्तान में नफरत फैलाने के बाद, वो कैसे जो है अपनी रोटियां जो है ख़त्म कर दें, ठीक। पेट तो सबको ही भरना है, लेकिन हो सकता है किसी दिन इनका पेट ही ख़त्म हो जाए, ठीक है। तो ये चीज़ है। खैर अगला टॉपिक है नायरोबी फ्लाइज। अब ये देखो, ये इस तरीके की मक्खी है, ठीक। नायरोबी, केनिया और ड्रैगन बग, इसको कई नामों से जाना जाता है। ये मक्खी बड़ी काम की है। ये आपका जो मतलब कीट वीट होते हैं ना फार्मिंग वार्मिंग में, उनको मार के खा लेती है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये आपके कांटेक्ट में आ जाए, इंसानों की त्वचा के कांटेक्ट में आ जाए, तो देख लो कितनी खतरनाक लग रही है। और क्लोज से दिखाता हूँ, ये देखो,
तो इससे क्या है कि ये एक तरीके का पेड्रिन नाम का एक रसायन जो है, मतलब इसको इरिटेशन अगर हुई, थोड़ा खतरा हुआ, तो पेड्रिन नाम का एक रसायन फेंकता है, जिसकी वजह से त्वचा में इन्फेक्शन, संक्रमण हो जाता है। अभी ऐसा देखने को मिला पूर्वी सिक्किम में। 100 स्टूडेंट करीबन जो है इंजीनियरिंग कॉलेज के, उन्होंने बताया कि हमको भैया त्वचा संक्रमण हो गया है, हमको जो है नैरोबी फ्लाइज की वजह से ये त्वचा संक्रमण हुआ है। तो ऐसा उन्होंने बताया है। और ये ज़्यादातर काले ऑरेंज, वो तो आपको दिख ही रहा है, कलर में होती हैं, और ज़्यादा रेनफॉल वाली जगहों पे होती है, सिक्किम विक्किम में मिलती है ये, ठीक है। और वैसे तो केनिया और नैरोबी नाम ही है, तो वहाँ के हैं ये। और वैसे तो बेनिफिशियल है, बट अगर डायरेक्टली आए और थोड़ा बहुत उनको इरिटेशन हुई तो पेड्रिन फेंक के चली जाएंगी, और आपके जो है काफ़ी इरिटेशन हो जाएगी स्किन में। स्किन, और वैसे वो 3-4 हफ्ते में, 2-3 दिन या हफ्ते भर में ठीक हो जाता है। लेकिन अगर कहते हैं ना कि अरे भैया ये यहाँ पे खुजलाना मत, स्क्रैच मत करना, नहीं तो फैल जाएगा। अगर आपने उसमें ज़्यादा छेड़ाछड़ी करी तो फिर वो ज़्यादा गंभीर भी इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक। आपका नैरोबी फ्लाइज जो है ये आपका नेटिव है ईस्ट अफ्रीका का, जो अफ्रीका है उसके ईस्टर्न पार्ट का ये नेटिव है, ठीक, निवासी है। और कई जगह इसका आउटब्रेक अब देखा गया अफ्रीका के बाद, इंडिया, जापान, इजराइल और पैराग्वे में। पैराग्वे कहाँ पर है? साउथ अमेरिका। अगला टॉपिक है बेसबॉल। बेसबॉल क्या है? देखो, ये इंग्लैंड की टीम है, इसके कोच नए बने हैं ब्रेंडन मैकुलम, ठीक है। और ब्रेंडन मैकुलम आपको पता है काफ़ी विस्फोटक बल्लेबाज थे न्यूजीलैंड के। जब से ये कोच बने इंग्लैंड के, इन्होंने कहा है कि ऐसा है, एक नया हम लोग अप्रोच देते हैं इंग्लैंड टीम को, जिसमें यह है कि कुछ भी हो जाए, बहुत ही सकारात्मक रहो, कुछ भी हो जाए पॉजिटिव रहो भयंकर रूप से, और आपको हमेशा जीत के लिए ट्राई करना है। जैसे अभी इंग्लैंड ने इंडिया को हराया, और इंग्लैंड ने अपने टेस्ट करियर के इतिहास में सबसे ज्यादा स्कोर चेज किया अपनी चौथी इनिंग्स में, वो इसीलिए संभव हो पाया। और बेसबॉल काफी ज्यादा जो है ट्रेंडिंग भी होने लगा, क्योंकि ये जो बहुत ज्यादा अत्यधिक जो सकारात्मक की सोच देता है, मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव, तो उसकी वजह से क्या है कि ये वाले इन्होंने वहां पे ये नहीं सोचा कि हम ड्रॉ कर लें टेस्ट मैच को, बिकॉज अगर ये ऑल आउट हो जाते हैं तो हार जाएंगे, ऑल आउट नहीं होते तो ड्रॉ हो जाता। लेकिन इन्होंने क्या सोचा, इन्होंने सोचा कि यार हम इसको चेज कर डालते हैं, और जीत गए। और इन्होंने पूरी सीरीज भी जो है ड्रॉ कर ली 2-2 से। तो ये जो एक मतलब एक्सट्रीमली पॉजिटिव वाली चीज़ है, ये अल्ट्रा पॉजिटिव वाली चीज़ है, और जो है हमेशा जीत के लिए खेलने वाली चीज़ है, इसको बेसबॉल बोलना है। और ये तब से संभव हो पाया जब से ब्रेंडन मैकुलम आए हैं इनके एज अ न्यू कोच ऑफ इंग्लैंड टीम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका अग्रदूत। अग्रदूत जो है आसाम का एक न्यूज़पेपर है, ठीक है। और इसकी गोल्डन जुबली थी, यानी कि 50 साल पूरे हो गए 6 जुलाई 2022 को, ठीक। मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया गोल्डन जुबली को। आसाम का है, बाई वीकली चालू हुआ था, यानी कि द्विसाप्ताहिक के रूप में चालू हुआ था। 1995 में इसका डेली संस्करण भी आने लगा, दैनिक अग्रदूत डेली न्यूज़पेपर भी आने लगा। और ये आसाम की जो है विश्वसनीय और प्रभावशाली आवाज़ बोला जाता है। इसको एस्टेब्लिश किया था कनक सेन डेका ने, जो कि एक जो है वरिष्ठ पत्रकार हैं आसाम के, ठीक। अग्रदूत इज फ्रॉम ए फॉर अग्रदूत, ए फॉर आसाम, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से संबंधित, पेंटाकॉर्क, ठीक, और टेट्राकॉर्क। अब देखो ऐसा है, आप लोगों ने ये स्टैंडर्ड मॉडल एक सुना होगा, नहीं सुना कोई बात नहीं। अणु का नाम सुना है? एटम। एटम में क्या होता है भैया? आउटर उसमें तो इलेक्ट्रॉन होता है, और अंदर होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन। आपने सुना होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक। इनसे भी छोटा एक पदार्थ होता है जिसको क्वार्क बोलते हैं, ठीक है ना, क्वार्क बोलते हैं। और ये क्वार्क जब 2 से अपनी बॉन्डिंग बनाए, 3 से बॉन्डिंग बनाए, तो फिर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में चेंज हो जाते हैं। तो इस तरीके से, मतलब हमें अभी तक लगता था कि इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन यही पढ़ाया जाता था ना, इसके अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इन सबको समझने के लिए, और इन्हीं सब से जो है पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, तो इनके बारे में जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि एक चीज़ होती है मैटर, ध्यान समझ लो, पदार्थ, और दूसरी चीज़ होती है एंटी मैटर। ये कहा जाता है कि मैटर और एंटी मैटर दोनों सेम दिखते हैं, जुड़वा भाई हैं, लेकिन दोनों में इलेक्ट्रिक चार्ज का, ये जो मैं डेफिनेशन समझा रहा हूँ आसान भाषा में, ये डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। और ये पूछा भी जा चुका है 2014 के जब हिग्स बोसॉन वाला जब आया था पार्टिकल, तब।
तो इसलिए मैं ऐसे नहीं सारी बहुत ध्यान दे के सारे प्रीवियस क्वेश्चन एनालिसिस करके फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूँ। ठीक, तो मैटर और एंटी मैटर जुड़वा भाई होते हैं, ये एक दूसरे के बिल्कुल सेम दिखते हैं, लेकिन चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज इनमें डिफरेंट होता है। ठीक, लेकिन फिर भी हम ये कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं कि कुछ इसमें जो डिफरेंसेस हैं उनको जान पाएं। और एक चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एंटी मैटर और मैटर जब आपस में टकराते हैं तो कुछ बचता ही नहीं है, विस्फोट होता है और दोनों ही खत्म हो जाते हैं। तो अगर दुनिया, ये ब्रह्मांड अभी है, मौजूद है, तो वो इसीलिए है क्योंकि मैटर और एंटी मैटर में इम्बैलेंस है। अगर ये सामान बैलेंस हो जाए और आपस में भिड़ जाएं तो भाई साहब क्या होगा, कुछ बचेगा नहीं। तो इसीलिए कुछ बचे ना, इससे पहले हम कुछ चीज़ें फिनोमिनन समझते जाएं। इसीलिए जो है ये स्टैंडर्ड मॉडल जो पहले था वो कई सारे जो है आंसर्स नहीं दे पा रहा है। ठीक, तो उन आंसर्स को जानने के लिए हम जो है लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर है, सर्न स्विट्जरलैंड में एक लेबोरेटरी है। लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर मतलब ये क्या करता है कि कोलाइड कराता है, प्रोटॉन को एक तरफ से दूसरी तरफ से फेंकेगा, कोलाइड कराएगा, उसकी वजह से जो है मतलब जो रिएक्शन होंगे उनसे फिर जो है ऑब्जर्व करके कुछ स्टैंडर्ड मॉडल के बियॉन्ड जाकर चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। तो बहुत आसान भाषा मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश करी है। लार्ज जो हैड्रॉन कोलाइडर है, ये कुछ एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था ब्यूटी वाला। ब्यूटी नाम है, डोंट वरी। ब्यूटी भी एक क्वार्क होता है, बी क्वार्क बोलते हैं उसे। तो लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट चल रहा था और वो एक्सपेरिमेंट ये देखना चाह रहा था कि एंटी मैटर और मैटर के बीच में जो छोटा सा डिफरेंस है वो उसको देखना, चेक करना चाह रहा था एक्सपेरिमेंट करके। तो उसमें इनको पता चला कि भैया 2 बॉन्डिंग वाले क्वार्क तो हमने देखे हैं, 3 बॉन्डिंग वाले भी देखे हैं, अब हमने पेंटा 5 क्वार्क मिलके बॉन्डिंग बनाने वाले और टेट्रा क्वार्क 4 क्वार्क मिलके बॉन्डिंग बनाने वाले भी इनको दिखे पहली बार। ठीक, तो ये 3 एग्जॉटिक एडिशन हुए, पहली बार देखे गए हैं। वो कौन से हैं? पेंटा क्वार्क, और पहली बार जो है पेयर दिखा है टेट्रा क्वार्क का, मतलब टेट्रा क्वार्क बना 4 लोगों से मिलकर और एक और टेट्रा क्वार्क बना 4 लोगों से मिलकर, और ये दोनों लोग मिले हुए हैं। तो ये पेयर, फर्स्ट पेयर ऑफ टेट्रा क्वार्क मिला हुआ है, दिखा पहली बार। ठीक सर, मैंने आपको बता दिया ये न्यूक्लियर रिसर्च करता है, यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, स्विट्जरलैंड में है, और दुनिया का सबसे बड़ा जो है कोलाइडर है। और इसमें 3 साल बाद इसको चालू किया गया है और इसको अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे एनर्जी, स्पीड ऑफ लाइट से ज़्यादा तेज़ी से प्रोटॉन को जो है एक दूसरी तरफ, दोनों तरफ से इसको कोलाइड करा रहे थे, और इससे जो है कुछ नए ऑब्जर्वेशन में मिले। स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज, मतलब स्पीड ऑफ लाइट के बराबर, मतलब कोलाइड कराने की कोशिश यहाँ पे कर रहे थे। और न्यू फिजिक्स बियॉन्ड द स्टैंडर्ड मॉडल, जो स्टैंडर्ड मॉडल है फिजिक्स का, उसके पार जाके कुछ जो क्वेश्चन के जवाब नहीं दे पाता स्टैंडर्ड मॉडल, उसको देखने की कोशिश कर रहा है। क्वार्क जो है आपका 6 फ्लेवर में आता है, ऊपर नीचे, अप डाउन, टॉप बॉटम। ठीक है, ये भी ऊपर नीचे ही हो जाएगा हिंदी में अगर आप जाओ तो। अप डाउन ऐसे याद कर लो, अप डाउन, टॉप बॉटम, और उसके बाद चार्म और स्ट्रेंज। ठीक, अजीब और आकर्षण। तो इस तरीके के क्वार्क के नाम हैं, और ये एक दूसरे से कंबाइन करते हैं, 2-3, ठीक, हेड्रॉन बनाते हैं। जब ये क्वार्क, एक जैसे 2 क्वार्क हो गए, अप डाउन डाउन चार्म जो भी बना दे, जब दोनों 2 मिलेंगे या 3 क्वार्क मिल गए आपस में, ठीक, तो ये मिलके जो बाउंडिंग करके क्या बनाते हैं? हेड्रॉन। ठीक, तो क्वार्क से बड़ा क्या हुआ? हेड्रॉन। और हेड्रॉन ही अब एक्चुअली क्या है? प्रोटॉन हो गया या फिर न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के बाहर होता है वो अलग हो गई। तो ये मिलके एटॉमिक न्यूक्लियाई बनाते हैं। ठीक, और ये बट दे कैन ऑल्सो कंबाइन इनटू 4 क्वार्क, 5 क्वार्क भी बना सकते हैं, पेंटा क्वार्क और टेट्रा क्वार्क इसको बोलते हैं। ठीक, इनको जो है थ्योरी में 6 दशक पहले हमें पता चल गया था कि थ्योरी में हमने देखा था, पढ़ा था कि भाई ऐसे भी होते होंगे, लेकिन हम प्रैक्टिकली देख नहीं पाए थे। तो अब जब 20 सालों से ये एक्सपेरिमेंट चल रहा है तब हम उसको देख पाए। तो सोचो कितनी बड़ी ऑब्जर्वेशन चल रही है, और इसके ये क्यों कर रहे हैं 20 सालों से, 6 दशक से क्यों लगे हुए हैं भैया? इसका सिग्निफिकेंस है, जैसे हमने बताया, मैटर और एंटी मैटर आपस में मिले तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। तो हमें उसके फिनोमिनन को, प्रिंसिपल को समझना चाहिए, जो नॉर्मल स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स जो है एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। अगला टॉपिक है क्रिटिकल मिनरल्स। अब देखो, कुछ ऐसे मिनरल हैं, खनिज हैं, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ठीक, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में समझौता हुआ है कि कुछ नई टेक्नोलॉजी वाले जो इक्विपमेंट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल हो गया, सोलर एनर्जी, क्लीन एनर्जी वाले इक्विपमेंट्स हैं। क्योंकि अब देखो क्या एज चल रही है इस समय, आप देखोगे हर जगह क्या बात होती है? क्लीन इन्वायरमेंट। ठीक, तो क्लाइमेट चेंज, क्लीन इन्वायरमेंट की बात हो रही है। दूसरा है डिजिटलाइजेशन।
ठीक, हर चीज़ डिजिटल करने वाली। तो इन दोनों के लिए क्या चाहिए हमें? इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चाहिए, सेमीकंडक्टर चाहिए, आपका जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इक्विपमेंट चाहिए जो मतलब क्लीन और एनर्जी और टेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकें। तो इन सब के लिए हमें मिनरल चाहिए जो इसमें हमको जो है रॉ मटेरियल की तरह काम करें और ये इक्विपमेंट्स बनाने में मदद करें। वो मिनरल कौन कौन से? कल मैंने आपको बताया भी था कि ऑस्ट्रेलिया से कोली लेके आया है, कोली यानी कोबाल्ट और लिथियम लेके आया है, जिससे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएंगे और सोलर एनर्जी बनाएंगे, ऐसा बताया था ना। इसमें लिथियम और जोड़ लेना, ये भी काफ़ी तगड़ा जो है मिनरल है। और इसके अलावा जो है रेयर अर्थ मेटल आप लोग ने सुना होगा, वो भी जो है नई एज की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको बनाने में मदद करता है। ठीक, तो रेयर अर्थ मेटल में कौन कौन सा हो गया? ग्रेफाइट, सिलिकॉन, सेमीकंडक्टर सिलिकॉन से बनता है ना ज़्यादातर। तो ये सारी चीज़ें इसमें ये जो सारी चीज़ें जो है क्रिटिकल मिनरल में आती है, उनका उपयोग भी मैंने आपको बता दिया है। क्लीन इन्वायरमेंट और डिजिटलाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये क्रिटिकल मिनरल जो होते हैं ये मॉडर्न डे के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए काफ़ी बिल्डिंग ब्लॉक की तरह है, ठीक, निर्माण खंड की तरह है, और जिनका सप्लाई चेन डिसरप्शन के होने की वजह से रिस्क है, मतलब कि कभी भी इसको कोई भी रोक सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, सोलर पैनल बनाना हो, विंड टर्बाइन बनाना हो, मोबाइल फ़ोन बनाना हो, सबका उपयोग होता है। तो ज़्यादातर क्या लिस्ट है आपका? ग्रेफाइट, लिथियम और कोबाल्ट, सॉरी कोली तो मैंने आपको बता दिया था, कोबाल्ट और लिथियम, और इसके अलावा क्या है? ग्रेफाइट होगा। ठीक, ग्रेफाइट, कोली ग्रेफाइट लेके आ रहा है ऑस्ट्रेलिया से, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बनाएगा। और उसके अलावा रेयर अर्थ मेटल जो है मैग्नेट, सिलिकॉन के लिए होता है, कंप्यूटर चिप और सोलर पैनल से आप बना सकते हो। बाकी एरोप्लेन, कम्युनिकेशन, डिफेंस इंडस्ट्री, इन सब में भी इसका उपयोग होता है। ठीक, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वर्ल्ड का जो ट्रांजिशन है वो किधर हो रहा है? क्लीन एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी की तरफ। आई होप कि मैं बहुत आसान तरीके से आपको साइंस और टेक्नोलॉजी के एक टफ टॉपिक भी पढ़ा पा रहा हूँ। अगर ऐसा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कराइए, हमारे लिए मोटिवेशन होता है। अगला टॉपिक है कराकल्पक। कराकल्पक जो है एक्चुअली जब ये देश आज़ाद हुआ उज़्बेकिस्तान का, ठीक, 1991 में, जैसा मैंने आप लोग पहले बताया, कोल्ड वॉर के बाद यूएसएसआर था, यूएसएसआर का विघटन हुआ 1992 में। तो कई सारी कंट्रीज अलग अलग हुए, तो सेंट्रल एशियन भी कंट्रीज भी हुए अलग अलग, जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक, उज़्बेकिस्तान। तो उज़्बेकिस्तान में एक अलग जो है मतलब एक जगह थी उनके, उज़्बेकिस्तान के जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि कराकल्पक जो एक अलग तरीके का एथनिक ग्रुप है, जिनकी लैंग्वेज जो है थोड़ी कजाक से मिलती है, थोड़ी तुर्क से मिलती है, ठीक है, तो उनको बोला कि आपको हम ऑटोनोमस रीजन दे रहे हैं। ठीक, हम संविधान में ऐसा प्रोविज़न दे रहे हैं कि आपको ऑटोनोमस रीजन रहेगा, स्वायत्त रहेगा, आप अपना जो है एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिक्स, अर्थव्यवस्था सब अपने हिसाब से चला पाना। जो आप यहाँ पे देख भी पा रहे हो, उज़्बेकिस्तान ये पूरा है, जिसमें से ये कराकल्पकस्तान जो है ये यहाँ पर इतना एरिया इसका है। ठीक, अरल सी से भी जुड़ रहा है। मोयनाक जो है इसकी वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो अभी क्या है कि जब ये लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अब इनके कॉन्स्टिट्यूशन में एक मज़ेदार बात ये भी थी, ये उज़्बेकिस्तान वाले में इन्होंने कहा था कि जब भी आप चाहें तो एक रेफरेंडम हम करेंगे और अपने आप को आप हमारे से अलग भी कर सकते हो। तो ये काफ़ी बड़ा हिस्सा है उज़्बेकिस्तान की पूरी कंट्री का। तो जब ये अब प्रोटेस्ट करने लगे कि भैया ये रेफरेंडम कराओ, तो उज़्बेकिस्तान के लोग की गवर्नमेंट ने इनके ऊपर जो है मतलब इनके ऊपर कार्रवाई करी, 18 लोग मर गए, 243 लोग वुंड हो गए। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो हो रही है। कराकल्पक का मतलब होता है ब्लैक हेड। ब्लैक हैट मतलब जो है काली टोपी तरीके से बोल सकते हैं इसको, ट्रेडिशनल हेड गियर है। उज़्बेकिस्तान में एक अलग सांस्कृतिक ग्रुप है, इनकी लैंग्वेज तुर्किक लैंग्वेज है कराकल्पक, जो कि कजाक के साथ मतलब थोड़ी क्लोजली रिलेटेड है, और यही इनकी कल्चरल आइडेंटिटी, अलग एक कल्चरल आइडेंटिटी को बताता है। और ये कहते हैं कि कराकल्पक जो एक लैंग्वेज है, वंशावली अगर आप देखो तो ये जो ओरिजिन जब कजाक का हुआ, उज़्बेक का हुआ, तुर्कमान का हुआ, तब भी हमारा भी हुआ था, लेकिन फिर धीरे धीरे हम अलग हो गए, ठीक, और कल्चरली सेपरेट हो गए अपने नेबरिंग ग्रुप से। 1991 में सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, उज़्बेकिस्तान बना। इन्होंने जो है उज़्बेकिस्तान ने कराकल्पकस्तान को जो है एक ऑटोनोमस रिपब्लिक बनाया उज़्बेकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में 1992 में, जिसमें एक प्रोविज़न ये भी था कि एक राष्ट्रव्यापी जनमत संग्रह कराया जाएगा, जिसके आधार पर अलग होने का भी अधिकार था।
तो ये चीज़ अब जब वो मांग रहे हैं तो कह रहे हैं कि मतलब उनको जो है ख़त्म भी कर दे रहे हैं लोग, तो ये चीज़ है। ठीक, अगला टॉपिक है फील्ड्स मेडल। फील्ड्स मेडल जो है मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है और मैथमेटिक्स का ये नोबेल प्राइज़ मतलब बताया जाता है। ठीक, नोबेल प्राइज़ तो भाई साहब इकोनॉमिक्स में, आपका मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, पीस के लिए, ठीक है, लिटरेचर। ठीक, तो इसमें दिया जाता है ये फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन में, लिटरेचर, पीस, और मेमोरियल प्राइज इकोनॉमिक साइंसेज में भी अब दिया जाता है नोबेल प्राइज। वहीं मैथमेटिक्स के लिए नोबेल प्राइज के समान कौन सा मेडल अवार्ड है? फील्ड्स मेडल है। और अभी फील्ड्स मेडल 2022 के लिए जो है किसको दिया गया है? यूक्रेनियन मैथमेटिशियन है मारियाना वियाजोव्स्का। ठीक, मारियाना वियाजोव्स्का, ये स्विट्जरलैंड में एक नंबर थ्योरी वाली एक जगह है, इकोले पॉलिटेक्निक फेडरले दे लुसाने। ठीक, तो वहाँ पर ये जो है चेयर है, मतलब कि हेड हैं मारियाना वियाजोव्स्का। मेरे जवान में जो है कुछ हो जा रहा है, कुछ नाच रही है उल्टी सीधी। तो ये यूक्रेनियन मैथमेटिशियन है, इनको दिया जा रहा है आपका फील्ड मेडल। इनके अलावा 3 और लोग को दिया है, तो टोटल कितने हुए? 4 लोग हो गए। ठीक, अच्छा, इसमें फील्ड मेडल में ये भी होता है कि जो मेडल दिया जाएगा वो 40 साल से उम्र कम होनी चाहिए। ठीक, 2 इंडियन ओरिजिन वालों को भी मिला है फील्ड मेडल, मैथमेटिक्स का जो पुरस्कार है। इंडियन ओरिजिन जब मैं बोलूँ ना, तब आपको ये समझ जाना चाहिए कि दे आर नॉट इंडियन सिटीजन बट इंडियन ओरिजिन। उनके पूर्वज कभी इंडियंस रहे होंगे, कभी तो हो सकता है खेला खेली कर सकता है एग्जामिनर कि बताइए कौन से इंडियन सिटीजन को जो है फील्ड मेडल मिला है, और नाम वहीं देगा जो आपने सुना हुआ है, वेंकटेश, अक्षय वेंकटेश, और वहीं आप आराम से मार्क करके आओगे घर पे आके कहोगे अरे यार ये तो गड़बड़ हो गया। पहले तो आप कहोगे गड़बड़ कैसे सकता है, एग्जाम ने गलत क्वेश्चन बनाया, फिर आप देखोगे, समझोगे, फिर आप समझोगे कि भैया हाँ। तो ये पढ़ते समय ये सब चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है बाकी कौन कौन है? ह्यूगो ड्यूमिनिल कॉपिन। ठीक, ये फ्रेंच मैथमेटिशियन हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ जेनेवा में इनको मिलेगा। कोरियन अमेरिकन जून हू और जो प्रिंसटन के हैं उनको मिलेगा। ब्रिटन जेम्स मार्नार्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, इनको ये 4 लोगों को दिया जाएगा। वियाजोव्स्का जो है आपका मारियाना, ये दूसरी महिला है जिनको फील्ड मेडलिस्ट नवाजा जा रहा है। इससे पहले, और पहली महिला कौन थी? मरियम मिर्जाखानी, 2014 में दिया गया था। फील्ड मेडल के बारे में समझ लेते हैं कि इंपॉर्टेंट है। ये इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन के द्वारा दिया जाता है और ये अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और जो है गैर लाभकारी वैज्ञानिक संगठन है। ठीक, और ये प्रमोट करना चाहती है इंटरनेशनल कोऑपरेशन को मैथमेटिक्स के क्षेत्र में। 4 साल में एक बार दिया जाता है, एक या उससे ज़्यादा मैथमेटिशियंस को जो कि 40 साल के नीचे होने चाहिए, अगर वो आउटस्टैंडिंग मैथमेटिकल अचीवमेंट देते हैं फॉर एग्जिस्टिंग वर्क एंड द प्रॉमिस ऑफ फ्यूचर अचीवमेंट। आउटस्टैंडिंग, क्लास के बाहर खड़े के होके जो ये परफॉर्म करते हैं मैथमेटिक्स, नहीं ऐसा नहीं है। मतलब आउटस्टैंडिंग का मतलब ये होता है कि बहुत ही उत्कृष्ट काम कुछ करें जो आज भी काम आए और भविष्य में भी, उसके लिए दिया जाता है। 14 कैरेट गोल्ड जो है इसमें दिया जाता है, फिजिकल मेडल होता है और कैश अवार्ड भी दिया जाता है। सीएडी क्या है? करंट अकाउंट डेफिसिट है क्या? नहीं, कैनेडियन डॉलर है, 15,000 दिए जाते हैं। इंडियन ओरिजिन विनर्स जो है दिए जा चुके हैं अभी तक 60 मैथमेटिशियंस को ये फील्ड मेडल मिला 1936 से। अक्षय वेंकटेश, ये एडवांस्ड स्टडी एट प्रिंसटन, वहाँ पे इनको मिला था 2018 में, अक्षय वेंकटेश। वहीं जो है मंजुल भार्गवा, इनको मिला था डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स एट प्रिंसटन यूनिवर्सिटी 2014 के लिए। तो प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से काफ़ी लोग को जो है ये मिलता है मैथमेटिक्स का फील्ड मेडल अवार्ड। और आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हैं, लेकिन सेशन खत्म करने से पहले हम लोग का मोटिवेशनल जो कोट है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमको पूरे दिन फ्रेश रखने के लिए, 6 बजे ये आता है करंट अफेयर आपको जो है जोश बनाए रखने के लिए। क्या है कि मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, मुसाफिर कल भी था, ध्यान रखो, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। समझ में आई बात? ठीक है ना। मैं पहले ये ढूंढता था कि कौन मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन मेरा हाथ पकड़ेगा, कौन मुझे सहारा देगा, लेकिन अब मैं ढूंढता हूं कि मैं कैसे लोगों को सहारा दे सकता हूं, मैं कैसे क्या कर सकता हूं, मैं किस तरीके से खुद वो प्रयत्न कर सकता हूं, अपने जो है 24 घंटे में कितनी शक्ति निचोड़ के रख सकता हूं जिससे लोगों की हेल्प कर सकूं। तो हमेशा मैं कहता हूं आप लोगों से, फिर बोलना चाह रहा हूं, आप दूसरों मोटिवेशन मत ढूंढिए, आप खुद एक मोटिवेशन है।
आप क्या कर सकते हैं ये खुद सोचिए। जैसे एक कहावत और भी है ना, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो वही है, मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ। कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। बाकी ये मार्केटिंग वाला मैंने जो है शुरुआत में आपको बताया था, आप धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं 2023 का जो यूपीएससी और यूपीपीएससी का जो ग्रुप है, और ये बहुत ही कम फीस है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, फीस की वजह से कई लोग नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, उनको 5 साल पढ़ना ज़्यादा अच्छा लगता है बजाय 1 साल में सिलेक्शन लेने के। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इंटीग्रेटेड प्रीलिम्स और मेंस का पूरा मेंस तक का जो है ये ग्रुप है, 15 महीने से ज़्यादा का ग्रुप है, और पहली इंस्टॉलमेंट सिर्फ 5,000 रुपये से आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 20 जुलाई से चालू हो रहा है, लेकिन अभी ये ऑफिशियली 20 से होगा, लेकिन अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो इसे। ठीक, और जो है मेंस आंसर राइटिंग का करंट अफेयर का मॉड्यूल और 2022 का मेंस जो है, चाहे यूपीपीएससी हो यूपीएससी, इसका वीडियो मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, जो है लिंक है, आप देख सकते हैं जाकर। ठीक, और इसके अलावा जो है कहीं पे भी आप फंस गए हो, जहाँ पे डाउट वाउट आपको कोई पूछे नहीं मिल रहा है, तो आप जो है डाउट्स वाला भी, एक सिर्फ डाउट्स वाला भी पेड ग्रुप है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सब की जानकारी लेने के लिए आपको इस नंबर पर कॉल करना पड़ेगा, जो है 9650347272। ठीक, और ये पेमेंट डिटेल्स हैं, इनको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर भी कोई डाउट होता है तो इस नंबर पे हमें ज़रूर कॉल करिएगा। मुसाफिर कल भी था, मुसाफिर आज भी हूँ, कल अपनों की तलाश में था, आज अपनी तलाश में हूँ। ठीक, तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 6 बजे, तब तक के लिए आप लोग से लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है, वंदे वंदे मातरम।